जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए आर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आरआरबी एएलपी सीबीडी 2 के लिए हम 5 सैंपल पेपर कराने वाले थे, जिसमें ऑलरेडी एक मैंने करा दिया है, वो चैनल पर डल गई है। तो आप लोग जाइए चैनल पर देखिए, ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बन गया है, तो प्लेलिस्ट में है वो। और आज है उसके सैंपल पेपर 02, यानी आज हम दूसरा सेट लेके आपके पास हाजिर हो गए। एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और आराम से देखना, कॉपी कलम ले लो, आराम से जैसे मेरी क्वेश्चन आएगा पॉज करना है, खुद से सॉल्यूशन करना है। और अगर खुद से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है भाई। अगर आप चैनल पर नया हैं तो वीडियो को क्या करिए भाई, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को हर जगह पर तो आप शेयर कर ही देंगे। आ जाइए चलते हैं भाई साहब, बिना टाइम पास करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, एक नाटक में दर्शक से पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। तीनों दिनों में उपस्थित क्रमशः इतना इतना के अनुपात में थी। तो बोला है क्या भाई, प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी। यानी ये बोला है कि प्रति व्यक्ति जो औसत टिकट यानी प्रति व्यक्ति जो पैसा है कितना थी, हमें बताना है। अब देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, एवरेज का सवाल है। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि भाई साहब पहले दिन 15 रुपये था, दूसरे दिन 7.5 रुपये था और तीसरे दिन 2.5 रुपया था। यानी भाई साहब टिकट डाउन कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई साहब क्या हो रहा था, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब जितना भी अगर जनसंख्या बढ़ेगा, टिकट कम करोगे, ज़्यादा मात्रा में बल्क में लोग आएंगे तो पैसे भी ज़्यादा आते हैं। फिर 2 और 5 और 13 के रेशियो में अनुपात में थी किसके, उपस्थिति। तो हम हमेशा से एवरेज में पढ़ते हैं कि क्या होता है भाई साहब। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं डेटा और यहाँ पे लेते हैं एवरेज। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो पहले दिन कितना था, 2 था, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन 13 था। पहले दिन अगर एवरेज की बात करूँ तो भाई 15 रुपये के हिसाब से था, दूसरा 7.5 था और तीसरा दिन 2.5 था। ठीक है, ये था। अब देखो एवरेज बनाने का ये तरीका एक होता है कि बेसिक से बनाओ, इन दोनों को आपस में गुणा करो, इनको इनको आपस में गुणा करो और सारे को ऐड कर दो। ऐड करने वजह से जितनी सारी संख्या है उसे डिवाइड कर दो, हमारा प्रति व्यक्ति एवरेज आ जाएगा। बहुत सिंपल से। बाकी वैसे तो जाएंगे नहीं, हम बच्चे तो है नहीं कि बेसिक से जाएंगे। हमें एग्जाम अप्रोच देखना है कि कैसे एग्जाम में हम करेंगे। अगर एग्जाम में रहेंगे तो सोचो, मैं ऐसा करता हूँ कि 7.5 को एवरेज मान लेता हूँ, यानी समझो कि प्रति व्यक्ति जो होगा आए मतलब 7.5 रुपया होगा। अब 7.5 से यहाँ पर हम डिविएशन लगाते हैं। 7.5 से कितना ज़्यादा है भाई, देखना 15, तो प्लस का 7.5 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है, तो 2 पे ज़्यादा है, तो 2 से गुणा करो, यानी ओवरऑल कितना हुआ, तो 15 हुआ। यहाँ पे 7.5 माने हो तो 0 है, तो 5 में 0 से गुणा करोगे तो 0 का ही डेविएशन आएगा। 7.5 से 2.5 कितना कम है, तो माइनस का 5 कम है। कितने पे कम है, तो 13 पे कम है। तो बोलोगे भैया यहाँ के माइनस का 65 कम होता है। अगर देखते हैं क्या कि 15 और 65 अगर ये समझो अगर बराबर हो जाता, 0 हो जाता, तो जो हम एवरेज मानते हैं वहीं हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 0 नहीं है, तो क्या होगा, तो पहले इनको बराबर करो। बराबर इन द सेंस कि पहले देखते हैं कि जितना ज़्यादा है और चाहे जितना कम है उसको सब में बांटते हैं। अगर मान लो ज़्यादा हुआ तो भाई साहब इसमें एड ऑन कर देंगे, कम हुआ तो एवरेज में से घटा देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमेशा पढ़े हैं कि जो केक कटता है सब में बढ़ता है। देखना ये प्लस का 15 है, ये 65 माइनस का है, तो कितना जो अधिक है, तो प्लस और माइनस 65 करोगे तो कहीं माइनस का 50 ज़्यादा है। और माइनस का 50 ज़्यादा है तो क्या करोगे, सब में बांटोगे। सब इन द सेंस यानी जितनी सारी संख्या है उसमें। तो 13 और 5 कितना होता है भाई, 18 और 2 20, यानी 20 लोगों में बट जाएगा। अब देखो जब बटेगा तो डेविएशन कितना आएगा, तो काटो, तो 0 से 0 खत्म, और इसको काटोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी माइनस का 2.5 का डेविएशन हो गया। माइनस का हुआ है, माने थे 7.5, तो 7.5 में से माइनस का 2.5 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति जो आया था 5 था, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल था। तो समझाने में इतना टाइम लगा, बाकी आप प्रॉपर अगर तेजी में बनाओगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या स्किप करोगे तो बहुत कम सेकंड में आप चीज़ों को निकाल पाओगे। बाकी आपको बेसिक मालूम है, बेसिक से भी आप लगा सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 से 70 तक दोनों शामिल, देखो दोनों शामिल संख्या में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई अंक में 1 या 7 है। बहुत सिंपल सा सवाल, बस ये लैंग्वेज का खेल है, नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। हमें बोला है क्या कि 1 से लेकर 70 तक हमें क्या करना है भाई साहब, ऐसी कितनी संख्या है जिसके इकाई अंक पे 1 और 7 आता है और दोनों संख्या का इंक्लूड करना है। तो मैं जब देखो पहले इसको बेसिक से समझना कि कैसे बनाते हैं। अगर 1 से 70 के बीच में जाते हैं तो पहले 1 और 10 के बीच में देखो 1 आएगा, फिर 7 आएगा, आएगा कि नहीं, 1 आएगा फिर 7 आएगा, समझना, एक 7 आ गया। फिर उसके बाद से देखो 11 आएगा, इसके इकाई अंक पे भी 1 है। फिर इसके बाद से क्या आएगा, 17 आएगा। फिर उसके बाद से 21 आ जाएगा, फिर हमारे पास 27 आएगा। देखो सबके इकाई अंक पे या तो 1 है नहीं तो 7 है, इसके अलावा कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो 1 और 7 हो उसके इकाई अंक में।
अब उसके बाद से देखूंगा तो 27 के बाद से क्या आ जाएगा 31, फिर 37, फिर ऐसे आ जाएगा हमारे पास कितना 41, फिर आ जाएगा 47, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 51, 57, 61, फिर 67, 67 के बाद 71 आ जाएगा। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें 70 तक ही जाना है, तो 71 काउंट नहीं होगा। अब देखते हैं भाई ये टोटल संख्या है कितनी। चलो काउंट 1 2 3 4 5, देखो 5 हो गया, और यहाँ पर 5 10 और 4 14 संख्याएं हैं। अब 14 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं में है, तो 1 से लेकर 70 यानी 70 संख्याएं पे इसी का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट है, इंटू में 100% कर दो, खत्म। 14 5 70, 5 से काटोगे भाई साहब यानी 20% है, ये हो गया हमारे पास 20%। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सवाल था, थोड़ा लॉजिकल सवाल था लेकिन प्यार था, बना लिए। लेकिन देखो बोलोगे भैया अगर मान लो ऐसा सवाल आए तो ऐसा थोड़ी है कि हर एक संख्या लिखेंगे, अब बिल्कुल नहीं लिखेंगे। समझो अगर एग्जाम में रहोगे तो कैसे आपको बनाना है, तो इसको हम पूरा इतना बेसिक से लिख के नहीं जाएंगे, इतना तामझाम नहीं करेंगे। देखो हम कैसे उड़ाएंगे चीज़ों को। हमें मालूम है क्या कि हमें 1 से 70 तक जाना है, तो 1 से 70 तक जा रहे हैं, तो 1 से 10 के बीच में देखो तो 1 आ रहा है और कहीं ना कहीं 7 आ रहा है। फिर 11 से 20 में जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, 11 आ रहा है और 17 आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं हर 10 अंक पे क्या हो रहा है, 2 संख्याएं मिल रही है हमारी, जिसकी इकाई अंक पे या तो 1 है नहीं तो 7 है। हमें 70 तक जाना है, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 70 तक जाओगे यानी कहीं ना कहीं ये अपने आप का 7 गुना हो रहा है। तो 1 से 10 के बीच में 2 लोग मिल रहे हैं, हर 2 संख्या मिल रहा है, तो 2 × 7 कर दोगे, यानी टोटल 14 ऐसी संख्या होंगी जिसके इकाई अंक पे या तो 1 होगा नहीं तो 7 होगा, बस बात खत्म। तो 14 संख्याएं हैं कितने पे, तो 70 पे, इंटू में 100% करोगे, हमें मालूम है कि 20% आ जाएगा, खत्म। ये सब चीजें जो आपको समझना है कि एग्जाम में हम रहेंगे तो कैसे करेंगे, नहीं तो पूरा बेसिक से तो सारी दुनिया बना ही रही है। आप बनाओगे तो बाकियों से बहुत कम समय में चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, तो बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर किसी कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सवाल है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। क्या अगर मान लो ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो एक पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो कैसे निकालते हो आप, देखो यहाँ पर निकाल देता हूँ। 2/5 भाग जो है हमारा कितना दिन में हो रहा है, 6 दिन में, तो ये काट देता है 3 और ये 5 3 15, ये बोलोगे ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी ये जो पूरा काम कितने दिन में कर दे रहा है भाई, 15 दिनों में। तो लिखो यहाँ पे ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। और बी का देखो, बी क्या कर रहा है भाई, 30% का मतलब यानी 3/10, 3/10 यानी 3 को काट देगा और एक बचेगा, एक में 10 से गुणा करोगे 10 दिन होगा। यानी बी किसी कार्य को, अगर मान लो ऐसे भी बोल सकते हो कि 30% काम कितना दिन में कर रहा है, 3 दिनों में, तो 100% काम कितना दिन में करेगा भाई। तो इधर भी क्या अपने आप का ये कितना, अपने आप का कितना गुना हो रहा है। देखो अगर मान लो 30% काम अगर मान लो 3 दिन में कर रहा है तो 100% काम, तो ऐसे बोलोगे 3/30 इंटू में 100 कर दो, बात करें 3 से 10 बार में, 10 से 10 बार में, नहीं 10 दिन में। ये सारी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो ये 10 दिन में करेगा। उसके बाद से क्या है, उन्होंने क्या कहा, देखो पहले इनका एलसीएम ले लो, तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, एफिशिएंसी इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ेंगे, बहुत आसान से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोला है क्या, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य को सी अकेले 6 दिन में पूरा किया। यानी पहले 4 दिन तक साथ में काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 5, यानी ये 2 और 3 कितना होता है 5, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे 20 काम। 30 में से 20 कर लिए तो बचा कितना काम था हमारे पास, 10 काम बच गया। 30 था, 20 कर लिए, बचे काम 10। जो 10 है ना भाई, ये क्या कर रहा है इसको, तो सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसको कितने दिन में कर रहा है सी, 6 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी निकाल दो, तो सी का एफिशिएंसी डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो काटो, 2 5 10, 2 3 6, यानी ऐसे ही बोल सकते हो भाई ये क्या 5/3 हो गया। ये तो मैंने पूरा, अगर इसको आप बेसिक से लिखना लिख के बनाना चाहते हो तो वो भी लिख लोगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ऐसे समझो, मैंने बोला कि भाई साहब क्या है कि 4 दिन तक ए प्लस बी काम किए हैं, तो 3 और 2 5 काम किए हैं, प्लस अब उसके बाद बोला है कि जो शेष सी भाई साहब है ना, वो 6 दिन में काम करते हैं, शेष काम को क्या 6 दिन में काम करते हैं सी भाई साहब, और टोटल काम 30 से बात खत्म। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, बाकी ये नंबर लाइन पे ऐसे भी आप लिख सकते हो, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हमें मालूम है कि 5 का 20 है, उधर जाके घट जाएगा, तो 6 बराबर में हो जाएगा 10, तो सी बराबर में आ जाएगा 6/10, इसको काटोगे तो 5/3 आ गया। यानी ए का एफिशिएंसी 2 था, बी का 3 था और सी का एफिशिएंसी 5/3 आ गया। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। क्वेश्चन मैंने देखा तो बोला है क्या,
बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे? मूल कार्य का यानी स्टार्टिंग के जो टोटल काम था इसका 70% भाग बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सा सवाल है। 30 से इसका 70% यानी 7/10 डायरेक्ट आपको मालूम है कि 21 होता है, फिर भी मैंने निकाल दिया। 21 काम है और बी और सी से करवाना है। बी का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 5/3 है। तो ऐसे बोलोगे 3 प्लस में 5/3, तो 3 3 9 और 5 14/3, यानी इनका रहा है 14/3। तो बट्टे कर दो 14/3, बात खत्म। इस 3 को उठा के ऊपर लेके चल जाओ, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। काट लो, बढ़िया से काटो। 7 दूना कितना होता है भाई? 7 त्रिका 21, 7 दूना 14। तो ऊपर आ गया 3 त्रिका 9/2, यानी कहने का 2 चौका 8 बट्टे में 1/2, यानी 4 सहित 1/2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सा सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है जो प्यार से आप बना लिए। मैंने एक एक स्टेप इसलिए लिखता हूँ ना ताकि आपको लगे, ऐसा सॉल्यूशन इतना बड़ा होता नहीं है, बस मैंने एक एक चीज़ को लिख के इस पर लिखता हूँ ताकि आप सीखो। क्योंकि जब एक बार आप खुद सीख लोगे ना तो आपको इतना चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही चीज़ों को बना सकते हो। जैसे सोचो अगर मेरे को इसको माइंड में बनाना होता तो हम कैसे बनाते? हमें इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं था, बिल्कुल नहीं था। समझना, चीज़ों को समझना कितना प्यार से निकाल लोगे। हमें मालूम था क्या, समझो कि 30 काम था और 4 दिन तक 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी का एफिशिएंसी 2 और 3 था, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे, तो भाई साहब 4 दिन में 5 होगा 20 काम कर देंगे। 30 था 20 कर दिए, बचे काम 10। 10 में से भाई साहब सी क्या कर रहा है कि क्या सी द्वारा 6 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, यानी जो बचा काम है 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यानी सी भाई साहब जो काम है 10 को 6 दिन में कर रहे हैं, यानी कहीं नहीं 5/3 हो गया। अब एग्जामिनर ये बोला है कि मूल कार्य का 70% काम जो है ना बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। 30 का 70% कितना है? 7 3 का 21। 21 काम है बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। बी का 3 है, सी का 5/3, तो इसमें +3 कर दो। 3 3 का 9 और 5 14/3, तो 14 इधर था और 3 जाकर उधर गुणा हो जाएगा। 7 3 का 21, 7 दूना 14, यानी हो जाएगा 9/2। इसको बोलोगे 4 सहित 1/2, जो हमारा आंसर था। बात खत्म। तो इतने ही लाइन का सॉल्यूशन था, वो तो बस समझाने के लिए था आपको कि इतनी सारी चीजें राम कथा लिखा जाता है। लेकिन जब इतना राम कथा लिख के चीज़ों को समझ जाओगे ना तो नेक्स्ट टाइम से इतना राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड में ही चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और 4 को देखते हैं। 4 हमारा क्या कह रहा है, देखो कह रहा 2000 रुपये पर, देखो 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी से लेकर 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? इसको मात्र 1 सेकंड में उड़ा दोगे। हमें भाई साहब ना दिन निकालने की जरूरत है, ना कहीं ना कि हमें ये किसका क्या टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला क्या है, देखो बोला है क्या कि साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि भैया क्या होता है, एसआई बराबर में होता है क्या, पी इंटू आर इंटू में टी, अपॉन में 100 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम डायरेक्ट अगर परसेंटेज के रूप में देखते हैं तो एसआई बराबर में होता है RT%, यही तो होता है। यानी हमें ये मालूम है कि हमारे पास रेट इन्होंने दिया 6.5 और हमें टी कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़े, टी कुछ भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो भी है वो 6.5 से गुणा होगा। और 6.5 में देखो तो कहीं ना कहीं 13 और 5 का मल्टीपल होता है, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 13 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो ये है बनाने का तरीका कि मतलब हम एग्जाम में रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो मेरे से पढ़ने का फायदा यही है कि हर एक चीज बताता हूँ कि इसको पहले बेसिक से कैसे बनाएंगे, अगर मान लो 2 ऑप्शन मिल गए तो कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में हो, एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे ताकि आप कम सेकंड में चीजों को उड़ा के आगे बढ़ जाओ। तो एग्जाम का ये तरीका है कि ऐसे हम डायरेक्ट 13 का मल्टीपल देखेंगे, उड़ा देंगे। लेकिन अगर पूरा बेसिक से जाना है कि नहीं भैया हमें तो बेसिक जानना है, हमें बेसिक के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता है, तो देखो भाई बेसिक से जाना है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते हैं कि हमें ये दिया है भाई साहब, रेट दे दिया है, कोई बात नहीं, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? 14 फरवरी से लेके जा रहे हैं कितना, 28 अप्रैल तक, 2023 की बात कर रहे हैं, लीप ईयर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा फरवरी होगा 28 दिन का होगा। तो 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कितना दिन हुआ, 14 दिन हो गया। फिर उसके से मार्च कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है, तो 21 दिन का ये और ब्याज लगेगा। और फिर इन्होंने बोल दिया है 28 अप्रैल का, तो टोटल कितने दिनों का ब्याज देखो, 8 1 9 और 4 13, हाथ में 1 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73 दिनों का हमें ब्याज देना पड़ेगा, कहीं नहीं निकालना पड़ेगा। और जब 73 दिनों का ब्याज की बात हो रहा है तो देखो जब आपके पास 73 दिन का ब्याज आ गया, हमारे पास इतना ही क्या ब्याज निकालना। अब देखो हम शुरू से पढ़ते हैं क्या कि एसआई बराबर में क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 होता है। हमें एसआई फाइंड करना है। प्रिंसिपल और दे दिया है 2000 हो गया भाई, रेट हमें दे दिया है 6.5%, टाइम दिया है 73 दिन दिया। और ध्यान रखना
टाइम यहाँ पे क्या दिया 73 दिन, लेकिन हमें जो गणना करना है ना भाई, वो देखो ये वार्षिक ब्याज बोला, वार्षिक पे करना है, ये है क्या है दिन। तो भाई साहब आपको मालूम है क्या कि 73 दिन दिया है, तो पूरे एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। अगर नॉर्मल ईयर हो, लीप ईयर होता है तो 366 दिन का होता है। अगर नहीं मालूम है तो रीजनिंग पढ़ो, तो ये होता है 365 दिन। ठीक है भाई, और बट्टे में हम 100 से होता है तो 100 से गुणा करो, हमारा यहाँ से एसआई निकल के आ जाएगा। बस ये सवाल था इसका बेसिक, काटो हमारा आंसर आ जाएगा। काटो 73 से 5 बार में, 100 से देखो ये 00 से 00 खत्म, 5 से इसको काट लोगे भाई तो प्यार से खत्म हो जाएगा क्या, यहाँ से 1.3 पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आता है तो जीरो जिसको खा जाएगा, तो सीआई हमारा एसआई कितना आ जाएगा 26, 26 से ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो आपको अब डिसाइड करना है कि इतना पूरा करना है कि बाकी आपको इतना करके आगे निकल जाना है। दो तरह के बच्चे होते हैं, जो पहले एग्जाम में जो भैया से नहीं पढ़े होंगे ऐसे बनाएंगे, और जो भाई सब पढ़ के गए होंगे ऐसे बना के आ जाएंगे। तो ये होता है चीज़ों को सॉल्व करना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। पढ़ो, एक आदमी अपने घर से सब्जी बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है तो उसके घर से सब्जी और बाजार की दूरी क्या था। बहुत सिंपल सवाल है, ऑलरेडी मैंने कहाँ पढ़ाया है भाई आपको मालूम है, तो टीएसडी में पढ़ा रखा है। भाई साहब जो टीएसडी नहीं देखे होंगे जाइए रेलवे फाउंडेशन बैच में, कंप्लीट क्या है टीएसडी पढ़ाया हूँ। अगर आपको मालूम नहीं तो मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ, फार्मूला के हिसाब से बना देना, लेकिन मैं ये नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा। और फार्मूला क्या है, तो फार्मूला एक्स वाई बट्टे में एक्स प्लस वाई इंटू में टोटल टाइम होता है। ये फार्मूला लगा के बताना भाई साहब आंसर क्या होगा, और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नहीं दोगे तो देख लेना भाई, इतना भाई मेहनत कर रहा है तो ये तो लल्लू सा क्वेश्चन का सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हो। आज नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्या है भाई, आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत लल्लू सा सवाल है। इसमें क्या बोला है भाई, देखना जरा, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, उसकी जो आधार है ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई का 2 गुना है। अगर समझो, हमें मालूम है क्या कि यहाँ पे क्या है आधार, हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो हमेशा पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो हम बेस इंटू में हाइट कर देते हैं, बात खत्म। तो इन्होंने बोला है क्या, आधार ऊंचाई का 2 गुना है। अगर ऊंचाई को अगर मैं h मानता हूं तो आधार हमारा 2h हो जाएगा, बात खत्म। यही तो बोला है, आधार जो है ऊंचाई का क्या है, देखो यहाँ आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई h मानता हूं तो ये 2 गुना हो गया, बात खत्म। तो ये बराबर में लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें ये समझ लो कि जो हमारा b का वैल्यू अगर ये हो गया, h का वैल्यू अगर h का वैल्यू h है तो हमारा ये 2h हो गया, बात खत्म। और इन्होंने क्या दिया है, इनका एरिया दे दिया है 338। हमें एरिया मालूम है कि क्या होता है, b इंटू एच, b इंटू में h ऑलरेडी दे दिया है 338, तो हमें मालूम है b की जगह पे क्या होगा 2h इंटू में h बराबर में 338। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट इसको काटो, 2 से काटोगे तो 169 हो जाएगा। तो बोलोगे भैया h स्क्वायर बराबर 169, तो h का मान आ जाएगा 13। और हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है उसकी ऊंचाई यानी h का ही मान पूछा है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। इससे भी कोई लल्लू सा सवाल हो सकता है तो बताओ, बिल्कुल नहीं हो सकता, बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए था। आ जाओ नेक्स्ट मिलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करना है, हमें अंतर बताना है। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल ऐसे होते हैं। या तो ऐसा कर सकते हो कि सबका एलसीएम लेके आप बड़े और छोटा निकालो, नहीं तो मेरे तरीके से जाओ, अप्रोक्सीमेट से जाओ। पहले सारी संख्याएं लिख दो। पहले में क्या है 6/7, क्या हो रहा है ब्रो, पहले क्या था 6/7 था, ये 6 हो गया 7 हो गया। दूसरा में क्या है हमारे पास 4/8, और तीसरा है 32/39, और चौथा हो जाएगा 25/27। अब अप्रोक्सीमेट में जाओ कि कितना कितना आता है। अगर देखो इस पहला का देखो तो 0 पॉइंट लेगो तो 60 हो जाएगा, तो 7/56, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/40 यानी 7/35 यानी 0.85 के करीब में आएगा पहला। इसको यहाँ पर कर लो, इसको करोगे तो 1/2 तो यही हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 0.50, दूसरा हो गया। अब ये आ गया 32/39, ठीक है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 320। अब 39 हो गया। अब 39 को किससे गुणा करोगे तो 320 जाओगे, यानी कहीं ना कहीं 40 का 5 गुना कितना होता है भाई, आपको मालूम है 40 का 5 गुना करोगे तो आप जाओगे कितना 200 में, हमें 320 में जाना है। यानी 40 का 8/40 यानी 40 का मैं 7 गुना, यानी 39 का अगर मैं 7 गुना देखता हूँ तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 963, हाथ में 6, 7 का 21 और 6 कितना होता है 27। यानी कहीं ना कहीं हम 6 बार में ना जाके 7 बार में ना जाके 8 बार में जाओ। 39 का 8 बार में जाओ, बहुत बढ़िया, 8 बार में जाओ। 9 8 72 को तो हाथ में 7, 8 3 का 24 और 7 कितना होता है
31 यानी 312 बार में जाओगे, यानी कितना 8 बार में जाओगे। 312 यहाँ पर 320 था, 320 में से 312 घटाओगे तो 8 यानी 80 हो जाएगा। तो 39 का 2 बार में, यानी 0.82 के करीब में ये जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं, अब ये 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 250। ठीक है, और 27 का 250, यानी ये बोल सकते हो अगर मान लो 27 का 10 गुना करूंगा तो 270 हो जाएगा, लेकिन हमें 250 चाहिए, यानी 27 का 9 गुना होना चाहिए। यानी 9 गुना करूंगा तो भाई साहब हमारा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 0.9 ये सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू की बात करूँ तो देखो ये कितना है, 0.85, 0.5, 50, 0.82, 0.9, यानी बड़ी संख्या कौन है भाई, तो ये वाली बड़ी संख्या है। यानी बोलोगे 25 बटे में जो बड़ी है हमारे पास 25 बटे में 27, इसका अंतर लेना है सबसे छोटी कौन है, तो ये है, यानी 4 बटे में 8। बस इसी का अंतर निकालना है। तो ऐसे सवाल बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अगर आपको मालूम है ये तरीका तो बहुत आसान, बहुत कम समय में निकाल लोगे, सिर्फ अगर कैलकुलेशन फास्ट है तब। आओ अब देखो 28 और 7 का एलसीएम नहीं मालूम है तो 28 इंटू 7 28 इंटू 8 लिख लो। 27 से 27 25 हटे कितना होता है 200, माइनस में हो जाएगा 27 का 4 गुना 108। तो हमें मालूम है कि 200 में से क्या 108 घटाओगे तो 92 होता है, और नीचे 27 इंटू में 4 करो। अब 27 इंटू में 8 होगा। अब पढ़े होगे क्या, 4 से इसको काटो, 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटो 23 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 23 बट्टे हो जाएगा 54, यानी 27 बटे में 54 का है भाई, 23 बटे में 54 का है, तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। ये सवाल था, इस सवाल में कैलकुलेटिव होता है, और देखो पूछा कहाँ है, तो आरपीएफ एसआई का सवाल है जो हाल फिलहाल 2024 का ये सवाल था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे चीज़ें। अगर आपको समझ में आ रही है, भाई क्या एफर्ट आपको लग रहा है कि हाँ भैया मेहनत कर रहा है, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्या एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 19,500 रुपये में खरीदी। उन्होंने एक वस्तु क्या कह रहा है भाई, उन्होंने एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेची, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। बात खत्म, ये लाइन दे दिया, बात खत्म। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं की लागत मूल्य बताएं, यानी सीपी बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, विक्रय मूल्य समान कर दो, यानी ये जो पहली वस्तु है, अगर कोई चीज़ है क्या 20% की हानि पे बेची जा रही है, 100 की चीज़ है 20% हानि पे बेची जा रही है, यानी कहीं ना कहीं 80% पे बेची जा रही है। यानी पहली जो 80% में बेची जाती है बराबर में है, दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर, 100 की चीज़ है 15% लाभ, यानी 115 पर बेची जाती है। अब यहाँ से सीपी का रेशो निकाल लो। अब देखो काटोगे इसको, 5 से काटो 16 बार में, 5 से काटो 23 बार में, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहला हमारा कितना हो गया 23 और दूसरा का मान हो गया 16। अब देखो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का योग हमें दिया है इतना, तो 19,500 दिया है, यानी 2 वस्तुएं का जो हमारे पास दिया है खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना 19,500, कितने का मान है 41 का मान है, 41 हुआ, 6 3 9 यानी 39 का मान है, और हमें निकालना क्या है, पढ़ते हैं। देखो ये चीज पढ़ो, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का लागत मूल्य, यानी लाभ पर बेची गई, यानी दूसरा वाला चीज लाभ पर बेची गई, यानी 16 का मान निकालना है, तो हम 16 का यहाँ से मान निकाल लेंगे। यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 16 का मल्टीपल होगा, यानी 4 का मल्टीपल। 4 भाई साहब ये भी नहीं काटेगा, लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से कटनी चाहिए, ये 50 भी 4 से नहीं कटेगा, तो 2 को तो खत्म हो गया। हमारे पास बचा सी और डी, तो हमें निकालना पड़ेगा। आओ निकालते हैं, अब काटते हैं। जब मैंने इसको देखा तो हमें मालूम है कि 39 का कितना गुना होता है, अगर 5 9 5 45 हाथ में 1 मानते 15 और 4, बहुत बढ़िया, ये डायरेक्ट 5 बार में खत्म हो जाएगा, तो 00, तो 16 5 80 होता है, और 00 लगा दो 8000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था, बताओ मजा आ रहा है चीजों को पढ़ने में, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 है तो इसकी ऊंचाई बताओ। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब डिट्टो यहाँ पे लपेट दिए हैं, देखो जो अभी हम बना के आए थे यहाँ पे, यही वाला 6 वाला नंबर वाला सवाल यहाँ पे लपेट दिए हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, कहीं ना कहीं भाई साहब ये रिपीट है, समझ में आया, ये हमारे पास रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप खुद यहाँ से बिना पीछे किए क्वेश्चन को खुद से बनाना कि आपने सीखा क्या है, ठीक है भाई। बाकी टाइपिस्ट भैया साहिब हैं, माफ़ कर दो, नए नए शादी हुआ है उनका, थोड़ा बहुत इधर उधर बातें हो जाती हैं उनसे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया है। अंतर की बात बोल रहा है, हम अंतर से बहुत बढ़िया से वाकिफ है कि कभी भी अगर अंतर बोले तो एक फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या है तो लिखो यहाँ पे, सी आई माइनस में एस आई, या चाहे एस आई माइनस का सी आई, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू में होता है आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, बस यही होता है। अगर वो 3 साल का बोले तो प्लस में 300 बटे में आर कर देते हैं, तो 3 साल का होता है। बहुत बढ़िया, निकालो। जब हमें यहाँ पता चला
क्या पता चला, देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस दे दिया है 633, तो लिखो भैया 633। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 14% और टाइम यहाँ पे 2 साल दिया है जो ऑलरेडी स्क्वायर है। तो हमारे पास 14 है तो 14 इंटू में 14 कर देता हूँ, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, फिर डबल जीरो और आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 100 का स्क्वायर करो तो भाई साहब डबल जीरो यानी कहीं ना कहीं 4 जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आ जाओ। हमें पता चला, क्या पता चला, देखो यहाँ पे। अब इसको ऐसे करते हैं, करते हैं कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है। ऊपर वाली वैल्यू तो इधर आ जाएगा, तो पी का जो मान निकालोगे तो हो जाएगा 633, 633, और उसके बाद से कितना जीरो होगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 14 इंटू में 14। अगर इसको काटो, इसको लिखो, ऐसे लिखो 4 जीरो ना, इसको ऐसे लिख दो। अगर कैलकुलेट करना है ना तो और आसान हो जाएगा, इसको ऐसे काट लो, इसको 100, इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 इंटू में 100। हम यहाँ पर जो 4 जीरो लिख रहे थे ना, काटने में आप लोग की आसानी होगा, ताकि आपको बहुत बढ़िया। यहाँ पे 100 इंटू में 100 लिखो ताकि आपको काटने में आसानी होगा। यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 633 इंटू में 100 इंटू में 100, पहले गुणा कर लोगे ना तो पूरा काटना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत होगा। यहाँ पर आ जाएगा 14 इंटू में 14, क्योंकि यहाँ पे ये काट जाएगा। कैसे काटेगा, 2 से काटो 7 बार में, 2 से काटो 50 बार में, इसको काटो भाई 7 बार में, इसको काट लो 50 बार में, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2500 बट्टे में इतना आ गया, तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। प्रिंसिपल निकालना है तो 2500, तो डबल जीरो तो आ ही जाएगा, 25 में 3 से गुणा करो, 25 3 75, हाथ में आ गया 7, 25 3 75 7 82, हाथ में आ गया कितना 8, 25 6 का 150, 25 6 का 150 और 8 कितना होता है 158, और बट्टे में आ गया 749। अब भाई साहब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और देखो भाई साहब वैल्यू देखो 32 32 32 228 सारे, तो भाई साहब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये सब सवाल में भाई साहब टाइम लगता है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको पूरा करना पड़ेगा। आओ, मैंने देखा, देखो यहाँ पे कितना है 158, यहाँ पे समझो 49 50 है, 50 का 3 गुना कितना होता है 150, तो 49 का 3 गुना कितना होगा भाई, तो 147, 147 हुआ तो 3, और उसके बाद से कितना 8 और 3 कितना हुआ 111, यानी बचा 112। तो अब कहीं ना कहीं 2 बार में जाएगा तो 49 का 2 गुना होता है 98, 112 और 98 में 2 कितना 14, 145 हो गया। तो 3 बार में 147 होता है, तो 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा, तो कितना होगा 98 और 45 247, यानी अब बचेगा 470। अब 49 कितना गुना में जाएगा, देखो 322 इसमें भी है, ये 323 से खत्म, 322 इसमें 322 इसमें है, यहाँ वाला या तो 8 होना चाहिए, या तो 8 नहीं तो 9। अब देखते हैं कितना बार में जाएगा। अब 470 कितना बार में जाएगा, समझना 49 का 10 गुना करूंगा तो 490 होगा, तो कहने कि 49 का 9 गुना यानी 9 बार में जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या 32 29, 32 28 से खत्म, 32 28 से खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप बाकायदा पूरा कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ पे अप्रोक्सीमेट यूज करना है, क्योंकि पूरा काटने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, और 10 सेकंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप मिस कर जाओ। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि थोड़ा सा निकालो, ऑप्शन पे भी हमारा वही नज़र होना चाहिए, और चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे हम बढ़ जाए। आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि कंपनी एक्स तथा कंपनी वाई के निर्यात के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास पाई चार्ट दिया, इसका निर्यात का अंतर निकालना है, और क्या है तो एक्स है और वाई है, इसके निर्यात का बीच का अंतर निकालते हैं। भाई देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ट दिया है जो निर्यात हुआ है, यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, मार्च अप्रैल है, हमें तो मंथ का बात नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमें पूरा टोटल को दोनों को ऐड करके डिफरेंस ले लेंगे, वही अंतर आ जाएगा। एक्स का देखते हैं, तो एक्स का ये है हमारे पास जो गोला भरा वाला है, एक्स यहाँ पे ये 25 हो गया, 25 और 30 कितना होगा, डायरेक्ट ऐड कर लो, 25 30 55, और 45 कितना होगा 100, और ये कितना 55 यानी 155 हो गया। इसका अंतर लेना है यानी डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस लेना है, यहाँ पे डिफरेंस का मैं चिन्ह बना दिया हूँ। उसके बाद से देखो कंपनी वाई का है, वाई में एक बिंदु जो खाली में है, यहाँ पे है 20 और 35 कितना हो 55, और 40 95, और 65 65 में 95 में 5 ऐड कर दो 100, और 160 160, इनका डिफरेंस लोगों तो 5 होगा, और 5 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो ये बहुत लल्लू सा सवाल होता है, डीआई का क्वेश्चन होता है, बहुत बेसिक सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और 12 को समझते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक एपी की 8वीं और 12वीं पदों का मान क्रमशः 82 और 478 है, तो इसका 50वां पद क्या होगा। तो ये सवाल है, इसको बनाना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हम शुरू से पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर बोला है क्या 8वां पद, तो A8 हम निकालते हैं तो क्या करते हैं A प्लस में 7D, पढ़े हैं कि नहीं, आपको मालूम है 50वां पद निकालना है तो A 50 निकालना होता है, तो A में से और 50 से कम करते हैं 49D करके निकालते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है।
अब मालूम है हमको भाई साहब कि 8वां पद इन्होंने किसका मान कितना दिया है, तो देखो यानी a प्लस 7d का मान हमें कितना है 82। वैसे ही अगर 12वां पद देखो तो a प्लस 11d हो जाएगा और इसका मान आ गया 478। और हमसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है भाई साहब कि इसको 7 गुना करके 49 के करीब में ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो एक पूरा बेसिक है जो तरीका से निकालेंगे बेसिक, उसमें भी कैलकुलेशन होगा इसमें भी करेगा, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो निकाल लेगा। पहले ए का मान निकालते हैं। ए का नहीं, यहाँ पर देखो अगर माइनस करूंगा ना भाई तो यहाँ पर देखो ए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7d में से -11d करोगे तो -4d होगा और बराबर में यहाँ पर घटाओ तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो तो ये देखो 8 में से अगर मान लो 2 घटाते हो तो 82, तो 8 में से 2 घटाओगे 6, फिर 14 में से 8 घटाओगे तो 14, 8, 6, 14, यहाँ पर बचेगा 6, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे पास 666 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो डी का मान आएगा कितना, तो इसको काटोगे तो किससे, 4 एकम 4, 2 26, फिर उसके 4 6 24। यहाँ पे क्या गलती है, अरे यार माफ करना ब्रो, यहाँ पे 478 है, मैंने 748 लिखा है। हो जाती है भाई साहब, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, समझ रहे हो, तो इसको माफ करना भाई, ये 478 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो घटाऊंगा तो क्या, 8 में से 2 गया कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। अब यहाँ पे ये गया 7, यानी 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 396 और बराबर में क्या था माइनस का 4d। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, तो माइनस का माइनस यहाँ से खा जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 से काटो तो 4 से काटो, 4 9 36, यहाँ पर 3 4 9 36, तो डी का मान आ गया 99। डी का मान 99 तो ये निकाल दो, तो यहाँ पर ए प्लस में 7 इंटू में 99 और बराबर में 82, तो यहाँ पे ए आ गया और 82 में से घटा दो कितना हो गया, तो भाई साहब 99 इंटू 7 करोगे तो 100 इंटू 7 कर दो 700, और 700 में क्या 7 कम कर दो तो 693 हो जाएगा। अब घटाओ तो मालूम है यहाँ पे एक आ गया, 9 में से 8 गया, एक आ गया, यहाँ पे आ गया 600, यानी जो ए का मान हो गया माइनस का 611 हो गया। अब ए का मान है तो ए का रख दो और डी का मान है तो डी का मान रख के निकाल लो, बहुत बेसिक सा चीज़ है, निकालते हैं। देखो ए का मान कितना था तो माइनस का 611 प्लस का 49 और डी का मान कितना आया था देखना जरा, तो 99 आया था, तो 99 से गुणा, बात खत्म। तो माइनस का 611 प्लस का 49 इंटू 99 अब करना पड़ेगा, इसका कोई हमारे पास समाधान नहीं है, तो करो यहाँ पे 49, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो गुणा करने का तरीका बताता हूँ। ये 49 हो गया और 99, तो इसको 100 माइनस 1 कर लो, अब ये हो जाएगा 4900। ठीक है भाई, हमको मालूम है, और माइनस में हो जाएगा 49, तो 49 में से 4900 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 में से पहले क्या करो 50 माइनस कर दो, तो बोलोगे 4850, तो 4850 में से एक ऐड कर दो तो हमारे पास हो जाएगा 4851, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो क्या, तो 4851। बहुत बढ़िया, घटा दो भाई साहब, क्योंकि ये ज़्यादा है तो एक 0 हो जाएगा, फिर 5 में से गया 4 हो गया, फिर 8 में से 6 गया 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो 4240 होगा, और 4240 कहाँ है भाई देखना जरा, तो 4240 ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो ऐसे सवाल में कैलकुलेशन था, बाकी इससे बच नहीं सकते थे, ये सवाल अच्छा था। और देखो टेक्नीशियन का सवाल पूछा है, हम ये 10th में पढ़े हैं, 10th की चीज़ है, टेक्नीशियन में जब एपी हम वहाँ पे पढ़ते थे ना, एपी उसका ये सवाल था। बताओ मजा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते रहना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 को पढ़ते हैं। 13 हमारा क्या कह रहा है, कहते देखो यदि सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री 45 डिग्री तक बदलता है तो एक खंबे की छाया की क्या होता है, छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है। अब देखो तो बोला है खंबे की ऊंचाई बताओ, ये क्या हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कभी भी एग्जामिनर जानते हो क्या होता है, अगर आप एग्जाम में रहोगे ना तो दो चीज़ें होती हैं, या तो अगर मान लो वहाँ पर अगर आपसे ट्रिगो का सवाल पूछ दे तो इससे सवाल नहीं आता है, ट्रिगो से नहीं आता है तो इससे भी सवाल आता है। देखो टेक्नीशियन में पूछा है तो उम्मीद है कि भाई साहब एएलपी में सवाल पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है। यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई एक है, इसको ना बनाकर हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खंबा है, ठीक है भाई। अब इसका कह रहा है ना कि इसका जो छाया यहाँ पे बन रहा है, ये छाया तो पहले कितना बन रहा था छाया बताना जरा, तो जो पहले छाया 30 डिग्री था ना, जब ये 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है ना भाई, यानी ये बोलना चाह रहा है ये 30 से यहाँ पे जब वो 45 डिग्री हो रहा है तो जो यहाँ पे उसका छाया तो कितना की कमी हो जा रहा है, तो देखो तो एक खंबे की छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है, यानी 80 मीटर घट जाता है। बस यही सवाल था और हमें खंबे की लंबाई बताना है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये बताना है। हम शुरू से पढ़ते आए, क्या पढ़ते आए कि 30 का सामने वाला वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है भाई। 30 का सामने वाला वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, यानी ये टोटल की मान करूं तो नीचे वाला होता है √3। अब अगर 45 के सामने 1 होता है, इसके सामने 1 होता है, ये 1 है और ये कितना है √3, तो इसका मान निकालूंगा। और मान लो इसका मान, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, हमें मालूम है ये देखो
यहाँ से देखो ये वाला मान क्या है हमारे पास, ये टोटल, ये वाला ट्रेंगल देखो, ये ट्रेंगल में अगर एक है तो हमें इसका मान निकालना है। अगर इसका मान निकालोगे ये वाला मान, ये वाला ट्रेंगल का मान देखो, ये वाला तो टोटल 3 था, ये एक था, तो √3 में से एक घट जाएगा, तो इसका जो मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, तो √3 - 1 आएगा। यहाँ पे √3 -1 का मान कितना है, 80। तो बोलोगे जो भैया 80 है किसका मान है, तो √3 - 1 का मान है। हमें निकालना किसका है, तो भाई साहब इसका मान निकालना, खंबे का मान यानी एक का मान निकालना है बस। अब हम कैलकुलेट करेंगे, नीचे √3 - 1 है तो हम भाई साहब क्या करते हैं, उधर गुणा करते हैं, कहीं ना कहीं हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 80 बट्टे में यहाँ इधर √3 - 1, तो इधर माइनस का है तो ऊपर कर दो प्लस का √3 + 1, और नीचे हो जाएगा √3 + 1। देखो तो ऊपर हो जाएगा 80, ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, और यहाँ पर देखो तो a - b, a + b यानी a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी आ जाएगा 2, 2 से इसको काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा √3 + में 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 40। √3 + 1 कहाँ है भाई, 40 √3 + 1 ऑप्शन नंबर है, खत्म। बताओ कैसा सवाल था, मजा आया कि नहीं समझ के आपको, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत प्यार से हम बना लिए। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होता है वो आपको मालूम है, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस इससे पहले कभी भी पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। कितने साल बाद बताना जरा, तो बोला है क्या कि 3 वर्षों बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। हम शुरू से पढ़ते हैं क्या कि हमेशा अमाउंट निकालना होता है तो प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, ब्याज को ऐड करते हैं, या तो ब्याज जो सिंपल हो सकता है नहीं तो कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पर जो बोला है भाई साहब साधारण ब्याज की बात बोला है। अब 3 वर्षों में इतना हो जाता है, पैसे में परसेंटेज में कितना होता है समझना। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। एसआई कैसे निकालोगे, एसआई बराबर होता है R × T, यानी रेट में टाइम से गुणा करेंगे तो एसआई का परसेंट आता है। रेट है 20%, टाइम है 3 साल, तो 20 3 कितना होता है 60, तो यहाँ पे एसआई आ गया 60। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 160। तो बोलोगे भैया जो 2160 है कितना का मान है, 160% का मान है। ये वैल्यू में 2160 है और कितना 160% का मान है, हमें निकालना क्या है वो पढ़ते हैं। जब आगे मैंने पढ़ा बोला क्या, एक वर्ष में समान दर पर यानी रेट भी समान यानी 20%, उसके वजह से समान मूलधन पर साधारण ब्याज बताएं। बहुत सिंपल सवाल है, समान दर पर समान मूलधन पर हमें क्या ब्याज ही बताना है। तो ब्याज SI × R × T, हमें बोला है क्या टाइम 1 साल, रेट 20%, तो 20 में 1 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा, यानी कहने की बोला है 20% का मान निकालो, बात खत्म। यही तो सवाल था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत बेसिक से। रुक जाओ इसको बंद कर लो, आप कैलकुलेट करो। हमें मालूम है कि परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से काटोगे तो 8 बार में 8 से इसको काट दो, 8 दूना 16, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 7 56, यानी 270 रुपये ब्याज होगा, और 270 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बाय बाय, फिनिश, टाटा। मजा आ रहा है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। क्या 4x + 6y = 9 समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल यानी स्लोप ज्ञात करें। हम बचपन से पढ़ते हैं कि स्लोप का भाई साहब फॉर्मूला क्या होता है, ये स्लोप, तो स्लोप को आपको मालूम है क्या होता है बताओ जरा। तो हम ये पढ़ते हैं कि y बराबर में होता है mx प्लस में c होता है, हमें कहीं ना कहीं कंपेयर करना होता है। हमारे पास देखो ये वैल्यू दिया है, तो ऐसा करता हूं मैं 6y को इधर ही रखता हूँ, 6y, और इधर भेज दूंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको क्या करता हूँ 6 से डिवाइड करूंगा। जब 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पर हो जाएगा -4 बट्टे में 6x हो जाएगा, और प्लस का 9 बट्टे में 6। अब देखो यहाँ पे y बराबर में एक लाइन और कर दो, माइनस का काटोगे तो 2 बट्टे में 3 x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे इसको काटोगे 3 से 3 3 9, 3 बट्टे में 2। अब कहने के देखो सारे वैल्यू मान आ गए, यानी कांस्टेंट मान, यहाँ पर c का मान एक कांस्टेंट हो गया, और कहने के देखो m x आ गया, यहाँ पे y तो था ही, तो जो m का मान होगा क्या होगा, तो देखो m का मान है -2 बट्टे में 3, यानी -2 बट्टे में 3, -2 बट्टे में 3, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये सवाल था, सिर्फ कंपेयर करना था, और ये आपके ALP में ही पूछा हुआ था, देखो RRB ALP में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एक क्रिकेटर 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत संख्या 30 है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक पारी में उसके अधिकतम और न्यूनतम अंक का क्या है भाई साहब, उसके अधिकतम और न्यूनतम, यहाँ पर क्या है न्यूनतम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का बीच का अंतर 100 है। यदि यह 2 पारियों हटा दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत स्कोर कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो एक पारी में उनके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन का स्कोर बताएं। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें एक लाइन दे दिया है मेरे पास, यह है कि मैक्सिमम माइनस में क्या होता है भाई मिनिमम, यानी यहाँ पर हम मैक्स और मिन लिखता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम और माइनस मिनिमम का अंतर दे दिया है 100।
अब देखो होता क्या है, अगर मान लो छोड़ के जा रहे हैं, 2 पारियों जब हटाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, 2 की कमी हो जा रहा है। तो 2 की कमी, अगर मान लो यहाँ पर 30 है, 30 और देखो औसत कितना है 30 है, तो क्या होगा, सब में 2 में गुणा हो जाएगा, तो 30 और दूना 60, यानी यहाँ कहीं ना कहीं 60 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो तो 60 का डिफरेंस हो रहा है। फिर प्लस आगे आओ, जब उसके बाद से यहाँ पे 40 पारी हो रहा है, जब 40 पारी हो रहा है तो औसत में भी क्या हो रहा है, घटोतरी हो रहा है। कितना की घट रहा है, पहले 30 था अब 28 था, तो 2 की घटी हो रही है। तो कहीं ना कहीं 40 दूना 80, तो यहाँ से 80 आ गए, यानी 2 पारियों का यहाँ पर देखो तो कितना हो रहा है, 80 और 60 कितना होता है, 140। तो बोलोगे भैया कि हमें मालूम है कि मैक्सिमम और यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम और प्लस मिनिमम का जो योग हो जाएगा 80 और 60 कितना होता है, 140। अब किसी का भी मान निकाल लो। अगर हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम पूछे तो कभी भी आपको मालूम है क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ के आधा, यानी कहने कि 240 का आधा करोगे तो 120। अगर मिनिमम पूछे तो क्या करते हैं भाई सब, घटा के आधा, यानी 40 का आधा 20, मैक्सिमम 120, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खत्म। तो डेविएशन से बना लोगे, बहुत सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आ जाओ चलते हैं भाई 17 नंबर पे, और 17 नंबर देखते हैं 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि डेटा की माध्यिका इसके बहुलक से 24.12 कम है तो डेटा की माध्यिका इसके माध्य से कितना अधिक होगी, हमें ये बताना है। हमें ये मालूम है क्या भाई, अनुभवंजय सूत्र, यानी कहीं ना कहीं इंपेरिकल फार्मूला बताना है। इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, तो आपको मालूम है क्या कि बहुलक, ये होता है बहुलक, बराबर में होता है क्या, 3 माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, और माइनस में होता है 2 माध्य। अब देखो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बनाते हैं, ठीक है। बोला है क्या कि माध्यिका जो है इसके बहुलक से इतना कम है, तो हम कम करते, बहुलक से, एक बहुलक की बात बोलता है, तो ऐसा करता हूँ, ये बहुलक है, ठीक है भाई, ये बहुलक, और इसमें से क्या करता हूँ, एक माध्यिका इधर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा, ये हो गया माध्यिका, और बराबर में बचेगा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, यहाँ पे ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो अंतर दिया है, क्या बोला है कि माध्यिका इसके बहुलक से इतना कम है, माध्यिका जो है भाई साहब बहुलक से कितना कम है, तो 24.12, ये टोटल इसका मान दिया है, 24.12 किसका, इन दोनों का मान दिया है। बराबर में यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मीडियन, यानी डायरेक्ट ये हो जाएगा मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन माइनस में मीन हो जाएगा। यही तो बोला है कितना अधिक है। अब अगले वाला लाइन पढ़ो, तो बोला है कि माध्यिका इसके माध्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बस खाली काट लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे भैया कि 2 से काटोगे तो यहाँ पे 12.06 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, मीन, मीडियन, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मीडियन और माइनस में मीन हो जाएगा। तो कितना अधिक है भाई देखना जरा, तो 12.06, 12.06, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए था। अगर फार्मूला मालूम है तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोला है उसको हम सजा देंगे उस फॉर्मेट में, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और देखो अरबिक टेक्नीशियन का ही सवाल है जो प्यार से आप बना लोगे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा कितना, ए द्वारा 5.6, कितना है, 5.6 घंटे में खाली किया जाता है, ठीक है। जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए प्लस बी के प्रत्येक एक घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। समझ रहे भाई, पूरा जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम पढ़ दिए। बस यहाँ पर समझो जो ए को हमारा जो टैंक ए है ना भाई वो खाली कर रहा है, और बी भाई सब क्या है, भर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या करो, पहले इनका एलसीएम लो। ए का मैंने देखा तो ए कितना में खाली कर रहे हैं भाई, देखना जरा, तो 5.6 में, और बी जो है भर रहे हैं कितने में, तो 7 में। तो इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 56 और 7 का एलसीएम लोगे तो भाई साहब 56 होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में है तो ये अपने आप का 10 गुना है, तो इसका एफिशिएंसी 10, इसका एफिशिएंसी 8 होगा। ये खाली कर रहा है तो माइनस लगा लो, ये भर रहा है तो प्लस लगा लो, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, बोला क्या है यहाँ पे पढ़ो, जबकि एक इनलेट पाइप है, यदि टैंक के भरे होने पर, यानी टैंक ऑलरेडी भरा है, यानी कहने के 56 यूनिट भरा है, फिर बोला है क्या, समझो, भरा होने पर पाइप ए से शुरू होकर पाइप ए प्लस बी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चलते हैं, यानी अल्टरनेट, यानी पाइप ए से शुरू होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। अगर मान लो जो 56 भरा है तो ये भाई सब आएंगे तो पहले 10 खाली कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 46 होगा। तो कभी भी अगर मान लो ऐसे सवाल होता है ना, अगर पहले अगर खाली का ऑप्शन है तो पहले घटा लो, जितना वो खाली करा उसको घटा लो, यानी 56 था तो 10 ऑलरेडी खाली करा, 10 घटा लो, अब बचेगा 46। अब देखो समझना, 1 घंटे में 10 खाली हो रहा है और 1 घंटे में 8 भर रहा है, तो टोटल बोलोगे भैया कि 2 आवर में हमारे पास कहीं ना कहीं कितना काम हो रहा है, तो 2 काम हो रहा है। हमें 46 खाली करना है, यानी 2 आवर में क्या हो रहा है भाई, 2 खाली हो रहा है। तो ये बोलोगे भैया कि अपने आप का ये 23 गुना हो रहा है,
यानी बोलोगे 46 यूनिट पानी कितने घंटे में हो रहा है, तो ये भी 23 से गुणा करोगे, यानी 46 आवर में। तो बोलोगे 46 आवर पानी 46 घंटे में 46 यूनिट पानी निकल गया। जब अगले आएगा ना, अगले हावर यानी 47वां हावर आएगा ना, तो उस टाइम जो 10 यूनिट बचेगा वो पानी सीधे ये निकाल देगा, यानी सीधी सी बात है 56 खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो टोटल टाइम लगता है 47 आवर लगता है, इसलिए हमने पहले 10 माइनस कर देता हूँ ताकि निकालने में आसानी होगा। यानी 47 आवर में जो पूरा टैंक है ना खाली हो जाएगा। और कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पे 46 मार के कंफ्यूज आते हैं, नहीं तो पूरा वहाँ पे ले जाते 56। अगर आपको 56 तक जाना है तो क्या बोलोगे भैया कि बहुत 2 हावर का मान 2 है, हमें 56 यूनिट करना है, तो इसे गुणा करो कितना, कितना 28 से, तो इधर भी 28 से गुणा करोगे तो आप पाओगे 56 घंटा, और देखोगे तो यहाँ पे 56 मिलेगा, ऑप्शन सी मार दोगे। लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब जब लास्टवा हावर आएगा ना, तो उस टाइम जो 10 यूनिट पानी बचा होगा निकाल देगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक खत्म कर देगा और हमें खत्म करना है। समझे, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे समझोगे। ऐसे सवाल में बस ध्यान रखना, अगर खाली हो रहा है तो पहले ही टोटल पानी में से घटा लो और लास्ट का 1 घंटा में ऐड कर देना। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये वैल्यू दिया है, ए √1/3 है, 1/√3 का इसका मान बताओ। 1/3 है, इसका मान बताना है हमें। तो हमें सबसे पहले 1/3 है, तो इस पर रूट लगा दो डायरेक्ट, क्यूब रूट। तो देखो 0.1234 1 हो गया, इसका क्यूब रूट लगा लो। अब यहाँ पर क्यूब रूट है, इसको अब देखो हमेशा मालूम है यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर बाद से सबको अगर मान लो पॉइंट हटा के यहाँ पर नीचे लाओगे तो क्या होगा, एक कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि 100 का क्यू कितना होता है, यानी मान लो ये 100 है, इसका क्यू यानी 100 का क्यू करोगे तो 1 पे 6 जीरो होगा, तो 1 पे 6 जीरो है, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो 100 का क्यू है, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 1/100 होगा। तो ओरिजिनल जो मान होगा वो 0.01 होगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, खत्म। और ये आप ही के एग्जाम का पूछा हुआ है, जो हम टियर 1 पढ़ रहे हैं ना, RRB LP का क्लास कर रहे हैं, उसी में देखो। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं चीज़ों को समझने में, बिल्कुल मजा आ रहा है। आइए, ये है भाई साहब आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी टोटल हम 20 क्वेश्चन को बहुत धड़ाक चीज़ों से उड़ा दिए, और ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए, अजय अपनी आय का 66 से 2/3 विभिन्न घरेलू मर्दों पे क्या करता है, मर्दों पे खर्च करता है, अपने आय का इतना खर्च करता है। और आगे पढ़ो, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से मैंने परसेंटेज में पढ़ाया कि कभी भी अगर इनकम होता है ना, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करोगे तो इनकम आता है। अब बोला है 66 से 2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। समझो अगर मान लो 3 उसका इनकम होगा तो 2 खर्च कर रहा है। अगर मान लो उसका इनकम 3 है तभी तो 2/3 खर्च कर रहे हैं, 2 खर्च कर रहे हैं तो बचेगा कितना, तो सेविंग 1 बचा रहा है। अब इसको मैं 2 जीरो लगा लेता हूँ ताकि हमारा आसान होगा कैलकुलेशन करने में। बस बात खत्म। अब देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, बोला क्या है, बोला यदि आय 25% बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, 25% बढ़ जाए, तो बोलोगे कि 300 का 25% कितना होता है, तो 300 का 25% निकाल लो भाई, तो 1/4 काटोगे तो 75 होता है। ठीक है भाई, अब आपको मालूम है कैसे निकलेगा, तो 25% बढ़ गया तो ये हो गया 375। फिर बोला है क्या, यदि व्यय 20% बढ़ जाए, 200 का 20% 40 होता है, तो 240 हो जाएगा। तो भाई साहब ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग कैसे निकालोगे, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बोलोगे क्या कि हमें से पूछा क्या है, उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेविंग पहले 100 था, अब 135 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 35% बढ़ रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। 35% का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। क्योंकि 100 पर जितना परसेंट बढ़ेगा तो उतना ही परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि फिर नीचे 100 काट देता है। तो ये रहा भाई साहब टोटल हमारा क्या, आज का 20 क्वेश्चन। और आज का जो हैंड रिटन नोट्स होगा वो AR पब्लिकेशन पर मिल जाएगा। वैसे हैंड रिटन नोट्स की जरूरत होता नहीं है इसमें, क्योंकि आपको खुद से इसका सॉल्यूशन करना होता है। ऐसा तो है नहीं इसको नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन करना होता है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम का लास्ट समय है, आराम से क्वेश्चन देखो, खुद से बनाओ और क्वेश्चन को लिखो और खुद से सॉल्व करो। ठीक है भाई, बाकी आपका एक ही काम है, और वो काम है भाई साहब क्या, तो इस वीडियो को हर जगह पे क्या करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताना भाई साहब कैसा लगा आज का सेट का लेवल कैसा रहा। पहला अगर जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा कि पहला सेट क्या था और दूसरा सेट का लेवल क्या है। आप बताओ कि लेवल बढ़ाना है तो बढ़ा के दिया जाएगा, नहीं तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पे लेवल सेट करके दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना भाई साहब, इस चैनल को हर जगह पे शेयर क्या सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करवा के सब्सक्राइब करो। बाकी भाई साहब अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इस बुक को मंगाओ,
यानी ये है भाई साहब हमारा रेलवे गणित। इस बुक को मंगाओ और इसमें सारी चीज़ें एकदम बहुत ही सिंक्रनाइज वे में दे दिया है। जो अभी हाल फिलहाल में जितने सारे एग्जाम है ना, सबको अपडेट करके उसके क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। टोटल इसमें देखो 3500 प्लस क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं 2000 प्लस क्वेश्चन रेलवे फाउंडेशन बैच में इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो इस बुक को मंगाओ और इसे दबा के प्रैक्टिस करो। ये बुक मिलेगा कहाँ आपको? तो भाई साहब फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगा। मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो कोई भी लोकल बुक शॉप पे जाइए और बोलिए हमें आदित्य रंजन सर का ये बुक चाहिए, मैथ्स का, तो बाकायदा वो वहाँ के आपको देगा। बाकी इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।